चलो, जैसे मैं कल जो बताया था डी ब्रॉगली, हो गया डी ब्रॉगली इक्वेशन ना। तो आपने स्टार में लिखा है, पहला क्या लिखा है, इसे प्रकाश की द्वैती प्रकृति कहते हैं। मतलब अगर पेपर में आएगा ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, तो समझ जाना उसमें डी ब्रॉगली को ही पूछा है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कौन कौन सा नेचर रिप्रेजेंट करता है, एक पार्टिकल नेचर दर्शाता है और दूसरा वेव नेचर दर्शाता है। ठीक है, मतलब ये हो गया अपना पार्टिकल नेचर और ये क्या हो गया, वेव नेचर। दो तो नेचर दर्शाता है। फिर मैंने आपको बताया था ऐसे करके कोई भी तरंग बनता है, कोई भी ये जो तरंग बना और बीचों बीच आप लाइन खींचो, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, बोलो जोर से बोलो, तरंग। ये गड्ढा है, गड्ढा मतलब तरंग, गड्ढा मतलब वो याद हो जाता है, गड्ढा तरंग ये कहलाता है। मैंने बोला था तरंग गर्त, हो गया। और ये जो ऊपर का मुंडी है या दो नीचे को भी ले सकते हो, ये क्या कहलाता है, तरंग श्रृंग, और ये भी क्या कहलाएगा, तरंग श्रृंग, हो गया। और दो तरंग श्रृंग का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, वेवलेंथ। ठीक है, तो डी ब्रॉगली ने बोला था अगर मान लो वेवलेंथ बढ़ते जाएगा, मतलब वेवलेंथ अगर घटते जाएगा, अगर वेवलेंथ घटाते जाओगे, वेवलेंथ मतलब मोमेंटम बढ़ेगा, मोमेंटम मतलब जिस पार्टिकल का मास बढ़ेगा। अंकित कल बताया था बेटा, लेकिन वो वीडियो में नहीं आ पाया था। अगर मान लो कोई मोटा लड़का को दौड़ाते हैं, जैसे कल तू ही दौड़ा था, ऐसे हफर हफर के दौड़ रहा है, मतलब जब मोमेंटम बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या होगा, कम। जब मोमेंटम बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम। तो सीधी सी बात है, मोमेंटम बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम। ठीक है, तब अपन बताए थे वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बोलो मोमेंटम, हो गया। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। और मोमेंटम बराबर क्या होता है, मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी, मास m वेलोसिटी v। तो मोमेंटम क्या हो गया, mv। तो लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv। जब डायरेक्टली को हटाओगे या इनवर्सली को हटाओगे तो कांस्टेंट आता है लेमडा बराबर h अपॉन mv। और mv के प्रोडक्ट को p से भी रिप्रेजेंट करते हैं अंकित। अगर p दे दे तो समझ जाना वो भी डी ब्रॉगली है। p फॉर मोमेंटम, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम। तो लेमडा बराबर h अपॉन अगर p भी देता है वो भी डी ब्रॉगली समीकरण। ठीक है, और आपको सारा न्यूमेरिकल इससे दिया जाएगा, इसमें से हम न्यूमेरिकल देंगे। तो अब आप पहले पूरा चीज को लिख लेना, उसके बाद आप बनाना जो जो काम का है लिख लो। अगर आगे नहीं लिखे होंगे तो किसी गतिशील कण का तरंग दैर्घ्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी गतिशील कण का तरंग दैर्घ्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गतिशील कण का तरंग दैर्घ्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फिर आपको ये दोनों फार्मूला लिखना है। आप ये दोनों फार्मूला लिख लो, इसको और इसको, हो गया। चलो अब आप बेटा इधर देखेंगे, इधर जो जो मैं बोलूं वो बस लिखना। सत्यापन, सत्यापन, सत्यापन कैसे हुआ अंकित, कैसे हुआ बेटा? हाँ, मतलब एक था प्लांक का
प्लांक का समीकरण था, सुन लो पहले, इज इक्वल टू एच न्यू हो गया। फिर आइंस्टीन का था बोलो ई बराबर एम सी स्क्वायर। देखो बेटा, मतलब अब आपको याद रखना, डी ब्रोगली ने दो लोगों के समीकरण को लिया था, प्लांक और आइंस्टीन का, और दोनों को मर्ज कर दिया। तो देखो ध्यान से, इसमें ई का मान पुट कर रहा हूं अंकित। तो एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर। न्यू बराबर क्या होता है बेटा, सी अपॉन लेमडा। न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा, तो एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सी सी कैंसिल आउट हो गया बेटा, बचा क्या, एच अपॉन लेमडा बराबर एम सी। अब लेमडा को इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो आंसर बोलो एच अपॉन एम सी बराबर लेमडा। अब सर वहां पे आप वी लिए हो, ये सत्यापन हुआ, वहां पे आपने वी लिए, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, तो बेटा दोनों एक ही चीज है, दोनों वेलोसिटी है, v को भी वेलोसिटी और c भी वेलोसिटी, ठीक है। तो आप याद रखे रहना, अगला लिख लो, डी ब्रोगली ने प्लांक तथा आइंस्टीन के समीकरण के द्वारा अपना समीकरण का निर्माण किया। डी ब्रोगली ने प्लांक तथा आइंस्टीन के समीकरण द्वारा अपना समीकरण का निर्माण किया। प्लांक समीकरण लिख लो और आइंस्टीन का लिख लो। प्लांक का लिख लो, प्लांक समीकरण ई बराबर एच न्यू, फिर ई बराबर आइंस्टीन है एम सी स्क्वायर। हो गया, बढ़ू बेटा, चलिए हो गया अंकित। चलो अब आप सबके साथ बोर्ड में देखो, संभावना न्यूमेरिकल का बेटा सुनो, ट्रिक सुनो। लोग डरते हैं, अरे बाप रे कैसे आएगा, 10 मतलब 10 की घात प्लस 1 मानना, 100 मतलब 10 की घात 2 मानना, 0.1 मतलब 10 की घात माइनस मानना, 0.01 मतलब 10 की घात -2 मानना, 200 मतलब आप 2 गुणी 10 की घात 2 करना। हो गया, ये करना। जब तक ये नहीं करोगे आपसे न्यूमेरिकल जीवन में नहीं बनेगा। जब तक ये नहीं करोगे आपसे न्यूमेरिकल कभी नहीं बना पाओगे। फॉर्मूला है लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी। हो गया, मास दिया रहेगा, मास हमेशा किलोग्राम में होना कंपलसरी है, अगर ग्राम में होगा तो किलोग्राम में बदलना पड़ता है, मैं बताऊंगा। हो गया, v उसका वेलोसिटी है जो दिया रहेगा, h का मान भी आपको पेपर में दिया रहेगा, 6.6 गुणी 10 की घात -34 के आसपास पेपर में दिया रहेगा, ठीक है। और बड़ा सरल है, ज्यादा आप उसमें कंजर मत करना। 10 यहाँ पे 10 रहेगा तो ऊपर ले जाना, 100 दे दे तो 10 की घात 2 करके ऊपर ले जाना, फटाफट न्यूमेरिकल बनेगा, बस आप अपनी बुद्धि बस चलाना। क्लियर? क्वेश्चन लिखो, बोला बाद में लिख देना, अभी क्वेश्चन लिख। एक कण का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। एक कण का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, जिसका वेग 200 मीटर पर सेकेंड है। जिसका वेग 200 मीटर पर सेकेंड है, तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? बनाओ, एकदम सरल है। 200 को 2 गुणी 10 की घात 2 करोगे 60 से उत्तर आएगा।
h का मान यही 6 है। अंकित उस लड़की थोड़ा हेल्प करना बेटा, बहुत सरल है, ट्रिक से बनाओगे तो बहुत सरल है। 200 को जब तक आप 2 गुणित 10 की घात 2 में नहीं बदलोगे तब तक आपसे नहीं बन पाएगा, और 10 की घात 2 को ऊपर ले जाओ तो वो 10 की घात -2 हो जाएगा, और 2 को 6.6 से बस भाग दे दो, 1 सेकेंड में आंसर आएगा। भाग 10 की घात से नहीं होता, भाग 6.6 से होता है बस। 10 की घात -34 से पता चले आप 2 का भाग देते बैठे हो, उससे कभी भाग नहीं होता, भाग 6.6 से होगा। बना बेटा? हमने h का मान रखा, बोलो 6.6 गुणित 10 की घात -34 अपॉन 1 किलोग्राम में, गुणित 2 गुणित 10 की घात 2 हो गया, वो माइनस में है ना, ये ऊपर ले गया, 10 की घात -36 हो गया, ये 2 एकम 2 ये हो जाएगा, 2 दूनिया 2 तिया 2 तिया, ये उत्तर है। क्या दम है यार इसमें? हो गया क्वेश्चन। एक कण का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, जिसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है, 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? हो गया? बोलो आंसर। 10 की घात माइनस, ओके। अब अंकित सुनना बेटा, मैंने बोला द्रव्यमान हमेशा किसमें होना चाहिए? किलोग्राम में। अगर ग्राम में दे बेटा तो उसको किलोग्राम में कैसे बदलेगा? हाँ बोल। 10 की घात -3, 1 ग्राम बराबर 10 की घात -3। ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे, ग्राम है ना बेटा, किलोग्राम में बदल रहे हैं। देख, किलोग्राम को ग्राम में बदलेगी तो कितना होता है? 1000 होता है ना। अब उल्टा कर रहे हैं हम, उल्टा ग्राम को किलोग्राम में बदल रहे हैं, इसमें 1000 होता है, 1000 मतलब 10 की घात 3, तब उल्टा कर रहे हैं तो 10 की घात -3। जैसे 2 ग्राम बोलूं
तो आप डरना मत, क्योंकि न्यूमेरिकल से बच्चे बहुत डरते हैं। 2 गुणित 10 की घात 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन -3, क्योंकि उल्टा हो रहा है ना बेटा, उल्टा हो रहा है इसलिए माइनस आएगा। एक कण का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। एक कण का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, जिसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है। 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? हो गया बेटा, बन गया, बोलो। 6.6 गुणित 10 की घात -35। क्लियर। नेक्स्ट, एक कण का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। सॉरी 2 ग्राम है, जिसका वेग 100 मीटर प्रति सेकेंड है। जिसका वेग 100 मीटर प्रति सेकेंड है, तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? हो गया बेटा, बन गया, सबका बना? बोलो अंकित। 3.3 सबका बना? नहीं बना तो पूछना बेटा। चल अंकित आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ बेटा, ठीक। लैम्डा बराबर 6.6 गुणित 10 की घात -34। ये कितना दिया अंकित? 2 गुणित 10 की घात -3 गुणित b कितना दिया है? 100, मतलब 10 की घात 2। यहां से कैंसल आउट कर दे बेटा, तो 10 की घात -1 बचेगा। हो गया, 10 की घात -1 बचेगा। उसको ऊपर ले जा तो प्लस में बदल जाएगा, तो वो हो जाएगा 10 की घात 33 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो 2 से भाग दे दो, 3.3 गुणित 10 की घात -33 हो गया। चलिए अंकित, अब इधर देखेंगे बेटा, फटाफट सुनना ध्यान से।
आप ये तो सब जान चुके हो, अब इधर बोर्ड में देखना। और यहाँ पे ऐसा नहीं नोट मत किया करो, आपको एप्लीकेशन से जोड़ दिया है, उसको देख देख के जो चीज एक्स्ट्रा नोट करना नोट करते रहना। अब अंकित अपने पास क्या बेटा फार्मूला, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। ओके, पी क्या चीज है? संवेग। अब पी का वैल्यू पूछेगा तो ट्रांसफर कर दे, पी बराबर क्या हो जाएगा? एच अपॉन लैम्डा। अगर लैम्डा का मान हमेशा एंगस्ट्रॉम में देगा तो वो आप पे डिपेंड करता है, वो न्यूमेरिकल के ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वो एंगस्ट्रॉम में पूछा है, कि वो मीटर में पूछा है, कि वो सेंटीमीटर। आप सब में कहीं याद रहो, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -8 सेंटीमीटर और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। फिलहाल सेंटीमीटर में ही बदला जाता है, ये नियम है ज्यादातर। लेकिन आप ऑब्जेक्टिव को देखोगे, अगर लगेगा कि एंगस्ट्रॉम में दे दिया है तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो आपको एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। अगर ऑप्शन मीटर में है तो आपको मीटर में बदल के उत्तर देना है। लेकिन अभी जो मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूं उसमें नियम ये है, एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में बदलते हैं। क्लियर? क्वेश्चन, एक कण का संवेग, एक कण का संवेग 1 एंगस्ट्रॉम है, तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 एंगस्ट्रॉम, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, सेंटीमीटर, अभी सेंटीमीटर में। लेकिन आप ये तैयार रहो कि ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि उसमें किस में दिया है। जैसे मान लो ऑप्शन ने सेंटीमीटर इनवर्स दिया, क्योंकि नीचे में है तो ऊपर में जाके इनवर्स हो जाएगा। हो गया? तो आप सेंटीमीटर में बदल देना, मीटर में होगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन को देख के आप काम करना। हो गया? हो गया? बोलो अंकित आंसर। 6.6 इंटू 10 की पावर -26। नहीं, वो एच का यूनिट दिया होगा जो भी, उसके बाजू में रहेगा। वो एच का यूनिट किस में दे रहे हैं वो उसके ऊपर है। एच का भी यूनिट बदलते रहता है प्लांक कांस्टेंट का। समझ में आया? देख लेना ऑप्शन में कौन सा दिया है, बस आप ये ब्रेन में चला के दो। एच का यूनिट क्वेश्चन में दिया रहेगा और एच के बाजू में क्या दिया है, एंगस्ट्रॉम इनवर्स दिया है, सेंटीमीटर इनवर्स दिया है कि मीटर इनवर्स दिया है। आपको वहां अपनी बुद्धि चला के लगाना है। सबसे बना बेटा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, एक कण का संवेग, एक मिनट, एक कण का संवेग 1 मिनट सॉरी यार, एक कण का तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज 2 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज 2 एंगस्ट्रॉम। calculate momentum of particle, calculate momentum of particle,
हो गया बेटा, बढ़ू आगे, आंसर बोल अंकित। 3.3 into 10 to the power -26 हाँ ठीक, सबसे बना। चलिए नेक्स्ट लिखना, अगला टॉपिक में आ जाओ, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सुनना बेटा, उसने क्या बोला, अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, सबसे पहले ब्रेन में याद रखना बेटा, पाउली का रूल उसी ऑर्बिटल में फॉलो होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन का होना कंपलसरी है, ठीक है। और उसने बोला वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकालते हैं, जैसे मैंने मान लो इसको 4s माना सपोज, तो एक ऐसा डायरेक्शन का है और एक ऐसा डायरेक्शन का। n का मान उस दिन पढ़े थे 4, l का मान s के लिए 0, m के लिए भी 0 और s बराबर +1/2। ओके, इस उसी का भाई, उसी कक्षक से निकला भाई, लेकिन वो उल्टा सोया हुआ है। तो अब उसकी चारों क्वांटम नंबर निकालते हैं, n बराबर 4, l बराबर 0, m बराबर 0 और s बराबर -8। तो साइंटिस्ट ने ये बोला एक ही बक्सा में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या का मान कभी समान नहीं हो सकता। 3 तो क्वांटम संख्या का मान समान होता है n, l, m, किंतु s का मान समान नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे तो एक क्लॉक होगा, दूसरा एंटी क्लॉक, क्योंकि अगर दोनों को क्लॉक या दोनों को एंटी क्लॉक बैठा दो तो रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए अपोजिट चार्ज। तो पाउली का अपवर्जन नियम इसी से पूरा बता देता है, एक ही ऑर्बिटल में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता। 3 क्वांटम संख्या का मान समान होता है n, l, m, किंतु s के मान में भिन्नता पाई जाती है। क्लियर? नोट करो, फिर आप देखते रहो। हो गया बेटा? क्वेश्चन नाइट्रोजन 7 N7 के कौन से कक्षक में पाउली का अपवर्जन नियम लागू होगा? के कौन से कक्षक में पाउली का अपवर्जन नियम लागू होगा? ए ऑप्शन px, बी ऑप्शन py, सी ऑप्शन pz, डी ऑप्शन 2s। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम निम्न में से किस परमाणु पर लागू नहीं होता है? पाउली का अपवर्जन नियम निम्न में से किस परमाणु पर लागू नहीं होता है? ए ऑप्शन बेरिलियम Be, बी ऑप्शन कार्बन सी ऑप्शन हाइड्रोजन H, डी ऑप्शन सभी। लिखना, मैग्नीज 25 के कौन सा उपकोष में पाउली का अपवर्जन नियम लागू नहीं होगा? ए ऑप्शन एस, बी ऑप्शन पी, ए ऑप्शन एफ, बी ऑप्शन पी, सी ऑप्शन डी, डी ऑप्शन सभी। नेक्स्ट, आयरन 26 के कौन से कक्षक में पाउली का अपवर्जन नियम लागू होता है? के कौन से कक्षक में पाउली का अपवर्जन नियम लागू होता है? ए ऑप्शन DXY, बी ऑप्शन DXZ, फिर सी ऑप्शन DYZ, सी ऑप्शन डी ऑप्शन DX² माइनस Y²। हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन, एक ही कक्षक में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों के कौन सा मान भिन्न होता है? एक ही कक्षक में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों के कौन सा मान भिन्न होता है? ए ऑप्शन N, L, M और S। बनाओ।
हो गया बेटा अंकित?